नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम हिंदी सब्जेक्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं कैप्टन बैच 2026 बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम के लिए हम लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसी में हमने लगभग सभी सब्जेक्ट, लगभग क्या ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर दिया, चाहे वो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इस सभी के लिए आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। टाइम टू टाइम आपको वीडियो डेली मिल ही रहा है। इसी में हम आपका आज के सेशन में हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि हिंदी का देखिए हम लोग क्या है, बुक वाला पार्ट का लगभग 3 से 4 क्लास आपको देख चुके हैं हिंदी में। इससे पहले आपको पहले सिलेबस बताया गया था, सिलेबस के बाद आपका बुक वाला भी, प्रोज एंड पोएट्री दोनों सेक्शन हम लोगों ने 1-2 चैप्टर, पोएट्री का 3 चैप्टर और प्रोज का आपका लगभग 2 चैप्टर आपका खत्म कर दिया है। लेकिन अब बारी है व्याकरण की। किसकी? व्याकरण की। क्योंकि देखिए आपका कोई भी लिटरेचर पेपर हो, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो या फिर आपका इंग्लिश हो, इन सभी में आपका व्याकरण का भी वेटेज होता है। व्याकरण का एक भारी भरकम वेटेज होता है और उसी वेटेज को कंप्लीटली हम लोग कवर करने के लिए, चूंकि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि जब 2026 में आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं आने वाला है। क्योंकि हम आपके सारे चैप्टर के सारे टॉपिक एक एक करके कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसी वादा को पूरा करते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्ण विचार। ग्रामर का पोर्शन है आपका क्लास 10th हिंदी में। वर्ण विचार से लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। कम से कम मैं बता रहा हूं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब मैं जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आप ये भी याद रखिए कि लगभग, क्योंकि देखिए जिस मार्क्स का क्वेश्चन होता है उससे डबल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 50 आपको आंसर देने होते हैं, 100 पूछा जाता है। तो अगर वर्ण विचार से आपके 2 मार्क्स का वेटेज है तो इसमें वर्ण विचार से आपके 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इन 4 क्वेश्चन में अगर आप चाहें, अगर आपका वर्ण विचार बिल्कुल 100% कंठस्थ रहा, वर्ण विचार यानी वर्ण आपका कंप्लीट रहा, तो ये चारों का चारों क्वेश्चन आप सिक्योर कर सकते हैं और कंफर्म मार के आ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम इस वर्ण विचार वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि वर्ण क्या है। चूंकि आज हमारा हिंदी व्याकरण का स्टार्ट करने का पहला दिन है, तो हम लोग इसमें व्याकरण और भाषा, चूंकि जैसे ही हम लोग व्याकरण स्टार्ट करते थे, चाहे बचपन में भी जब आप व्याकरण पढ़े होंगे तो वहां भी आपने पहले व्याकरण की परिभाषा, भाषा, तो एक सिलसिलेवार तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वर्ण विचार में जैसे कि आपका वर्ण विचार में आपका जो भी पोर्शन हम लोग कवर करवाएंगे, उच्चारण स्थान भी बताएंगे। उच्चारण स्थान के अलावा आपका वर्ण विचार में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर्ण के कितने भेद, व्यंजन के कितने भेद, स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, क्या व्यंजन वर्ण के अलावा भी वर्ण होते हैं, इन सभी को इसमें हम कंप्लीट करवाएंगे। आपके नीचे आते हैं, नीचे क का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो इन सभी वर्णों का एक भी क्वेश्चन आपका इस सेशन के बाद अगर वर्ण से आया, एक भी क्वेश्चन आज की इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। छोटी सी क्लास होने वाली है आपका 30 मिनट की। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले व्याकरण क्या है, चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हमारा ये चूंकि व्याकरण का पहला क्लास है, तो सबसे पहले भाषा और व्याकरण के बारे में समझेंगे। क्योंकि जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें व्याकरण की बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। और भाषा क्या है, भाषा के बारे में भी जानेंगे। पहले ये दो हम पहले व्याकरण के पर्सपेक्टिव से निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, आपका वर्ण विचार स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले व्याकरण के बारे में जानते हैं। चूंकि व्याकरण आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, मास्टर जी बहुत रटाए होंगे आप लोगों को। क्या रटाए थे? जब हम लोग उपहार गाइड का, जब हम लोग कोई बुक लेते थे, उसमें सबसे पहला पेज में ही व्याकरण और भाषा की परिभाषा होती थी और लगभग सभी बच्चों ने आई होप याद किया होगा। लेकिन हम लोग एक बार बढ़िया से समझेंगे और ज्यादा देरी नहीं, बस 5 मिनट में उसको निकालेंगे। व्याकरण क्या है, तो जैसे देखिए आपका परिभाषा जो है आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखता है, उसे व्याकरण करते हैं। ये तो हमने बचपन में पढ़ा ही था। लेकिन अब आगे क्या, व्याकरण किसी भाषा के नियमों का एक समूह होता है। व्याकरण क्या है? भाषा के एक नियमों का समूह है। यह भाषा में शब्दों, वाक्यों एवं उनकी संरचना के बारे में बताता है। किसी भाषा में व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा के नियमों का एक समूह होता है। यह भाषा में शब्दों, वाक्यों और उनकी संरचना के बारे में बताता है। व्याकरण भाषा के सही और मानक रूप के उपयोग करने में मदद करता है। यह बताता है कि शब्दों को किस क्रम में रखा जाए और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका कुछ अर्थ प्रकट हो सके। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के नियमों का एक समूह है। व्याकरण क्या है? किसी भी व्याकरण, चाहे वो इंग्लिश का व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट है, संस्कृत का ही व्याकरण क्या हो, व्याकरण है किसी भाषा के नियमों का एक समूह है। क्या है? भाषा के नियमों का एक समूह है।
जो उस भाषा के शब्दों वाक्यों एवं उसकी संरचना के बारे में बताता है। वो बताता है कि शब्दों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए ताकि उसका कुछ अर्थ प्रकट हो सके। या फिर आप यहाँ बचपन वाले आप ये भी जान सकते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखता है। क्योंकि ये ज्यादा आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है। अब एक देखिए, यहाँ भी मैंने आपको शॉर्ट में, क्योंकि देखिए ये सब आपको शॉर्ट में पढ़ने का जरूरत है, बस एक ओवरव्यू, क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चे हैं और आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये कभी कभी आपका निबंध लेखन में काम आ सकता है, क्या पत्र लेखन में काम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा काम, जब मैं आपका निबंध लेखन या पत्र लेखन बताऊंगा। जी हाँ, मैं एक एक करके सारा चीज आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। जब आपका निबंध लेखन एवं पत्र लेखन आपको बताया जाएगा तब मैं आपको ये वाला रिकॉल करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार या भावों को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हम अपने मन के भावों को, कि मेरे मन में क्या भाव है हे प्रिय सुनो, उसको कैसे दूसरे के सामने प्रकट करेंगे, उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? भाषा का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? भाषा का के सहारे अपने मन के भावों को एक दूसरे को बताते हैं। यह मौखिक, लिखित या संकेत के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या आप तो मौखिक बता के बोल दे अगर आप में पावर है तो, या फिर लिखित या सांकेतिक रूप से आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। आप अगर शॉर्ट में बात करना चाहें तो अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। क्योंकि देखिए व्याकरण और भाषा अब एक स्टार्टिंग से आपका ये दो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में हम लोग अब एक एक करके सीखेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो कि बोली जा सकती है, यानी ध्वन्यात्मक इकाई आप बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे सीधा लाइन में भी आप बोल सकते हैं। या फिर वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई है। या आप अगर आपका ध्वन्यात्मक नहीं याद कर पा रहे हैं तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो बोली जा सकती है, उसे ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो बोली जा सके उसे वर्ण कहते हैं। या भाषा की सबसे छोटी, या आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, ध्वनियात्मक, यानी जो हम बोल सकें, बोलने में सबसे छोटी इकाई का जिसका हम उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, क, ख, ग आदि, ये सब क्या है? वर्ण है। वर्ण क्या है? आ पूरा हो जाए, क ख हो जाए, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले वर्ण की भी परिभाषा में किसी को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वर्ण क्या है? अगर आप कहें कि एक शब्द या फिर कोई सेंटेंस एक पूरा मकान है तो वर्ण क्या है? वर्ण उस मकान में जुड़ा हुआ एक एक ईंट है। क्या है? एक एक ईंट है। क्या बोल सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि बोली जा सकती है उसे ही वर्ण कहा जाता है। उदाहरण में आप लोगों को पता होगा क ख ओ आ, ये पूरा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण के भेद क्या होते हैं? स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। फिर से यही एक बार और बताइएगा। बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि भैया स्वर वर्ण पहले सीख के आए हैं कि ओ आ होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है? क ख होता है। तो ओ आ में क्या गिन लेते हैं? ओ आ, हर्षई दीर्घई री, हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री, ए ओ अंग आ। भैया 13 हो गया, तो स्वर वर्ण की संख्या 13, लेकिन नहीं, स्वर वर्ण की संख्या क्या होती है? 11 माना जाता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 और उससे ठीक 3 गुना व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अब एक चीज जान लीजिए, वर्णों के कितने भेद? 2 भेद। वर्णों के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में जानेंगे। अभी तक आपको आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी क्या? जो कि बोली जा सके। ध्वन्यात्मक सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। आगे बात करते हैं हम लोग स्वर वर्ण के बारे में। वर्ण के कितने प्रकार? 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहां तक भी आप लोगों को पूरा पता होगा। क्या होगा? स्वर वे वर्ण होते हैं जिसमें ध्वनि का सृजन मुख्य रूप से होता है, जिसे बिना किसी व्यंजन की सहायता से उच्चारित किया जाता है। स्वर वर्ण शब्दों की मूल ध्वनियां हैं, इसके साथ मिलकर व्यंजन वर्ण शब्दों की संरचना में योगदान होता है। बाप रे, इतना बड़ा! फिर से वही छोटा वाला भी देखिए। दोनों में बता देता हूं यहाँ पे। क्या? दोनों में बता देता हूं, क्योंकि देखिए अब छोटा वाला भी याद कर सकते हैं, बड़ा वाला भी याद कर सकते हैं। क्यों छोटा वाला बड़ा वाला? क्योंकि अब आप आ चुके हैं क्लास 10th में। बहुआ क्या हो सकते हैं? अब आप आ चुके हैं क्लास 10th में, तो सारे फैक्ट को आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कहीं से भी आपका पूछा जा सकता है। तो क्या है? सबसे पहले बचपन में कहाँ याद कर सकते?
स्वर वे वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है या बिना किसी वर्णों की सहायता से जिसका उच्चारण हो सके उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं स्वर वे वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। ये दो परिभाषा। तीसरी, सबका मतलब सेम है, अलग अलग शब्द का यूज करके बताया जा रहा है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनकी ध्वनि का सृजन मुख्य रूप से होता है और जिन्हें बिना किसी व्यंजन की सहायता से उच्चारित किया जा सके उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण शब्दों की मूल ध्वनियां होती है। शब्दों की मूल ध्वनि क्या होती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आप मैं आपको बता रहा हूं सर जी आप कुछ बोल रहे हैं, मतलब इतना थोड़ी छोटा में याद हो सकता है। फिर से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं, यहां से निकालता है आपका स्वर वर्ण शब्दों की मूल ध्वनि है। मैंने आपको यहां बता दिया स्वर वर्ण शब्दों की मूल ध्वनि है। अब यहां से ठीक ऑब्जेक्टिव में आपका बिहार बोर्ड पूछ सकता है वर्णों की मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? नीचे आ जाएगा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और भी एग्जांपल्स। वर्णों की मूल ध्वनि कौन सी है? स्वर वर्ण वर्णों की मूल ध्वनि। आपका ऐसे भी दे सकता है निम्न में कौन वर्णों की मूल ध्वनि है? क ख ग घ ओ, क ख ग घ अ। तो आपका स्वर वर्ण उसमें कौन होगा? अ होगा, तो आप अ टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया। वर्णों की मूल ध्वनि, वर्णों की मूल ध्वनि जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो सके उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? व्याकरण कंप्लीट कर चुके हैं, व्याकरण। उसके बाद भाषा, भाषा के बाद वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार, दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या इसका 3 गुना। व्यंजन वर्ण की संख्या स्वर वर्ण गुना 3 तो कितना? 33 व्यंजन वर्ण है। अब क्या है एक एक करके वो भी समझेंगे। अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्वर वर्ण सीख लीजिए। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। बस ओ, औ। अंग आ नहीं होगा स्वर वर्ण, अंग आ स्वर वर्ण नहीं होगा। आगे हम लोग बताएंगे तो अंग आ क्या होगा वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। स्वर वर्ण के भेद की बारे में बात करें तो यहां से भी आपका आता है। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहां तक के पोर्शन से नहीं आता है क्योंकि एग्जामिनर जानता है बच्चा यहां तक कंप्लीट पढ़ चुका होगा। या आपका 4 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आपका इधर से आएगा, बाकी का 3 इन सारे पोर्शन से आता है। क्या आता है कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? बहुत सारे, सभी लोग जानते होंगे, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। यहां तक भी हर्ष, दीर्घ और प्लुत। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो सबसे पहले क्या है? हर्ष किसे कहते हैं? हर्ष इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। फिर से यहाँ क्वेश्चन यहां भी बनता है, मूल स्वर एवं एक मात्रिक स्वर क्या है? मूल स्वर एवं एक मात्रिक स्वर क्या है? क्या है? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर एवं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय लगता है किसका उच्चारण में? स्वर वर्ण के ह्रस्व स्वर में। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा स्वतंत्र वर्ण में कौन सा है जिसका जो है उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है? वो स्वर। देखिए सबसे पहले वर्ण में भी सबसे कम अवरोध होता है किसी के उच्चारण में तो वो है स्वर वर्ण के उच्चारण में। और स्वर वर्ण में भी सबसे कम अवरोध उत्पन्न होता है किसमें? ह्रस्व में। इसका मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अब ये क्या क्या है? ओ, ई, उ, री। हस कहते हैं ना, हर्षई, दीर्घई। हर्षई मतलब ये वाला ई, हर्षऊ मतलब ये, फिर और उसके बाद री। ये 4 आपका क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर है। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ये 4 को छोड़ के बाकी सब दीर्घ। 4 को छोड़ के क्या बचा? 7 को बचा। तो इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यानी इस यानी ऊपर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्राएं लगेगी और दीर्घ स्वर के उच्चारण में आपकी 2 मात्राएं लगेगी। इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात 2 मात्राएं लगेगी उसे ही दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कौन सा है? ऊपर आपका ओ, आ, हर्षऊ और री छोड़ के तो क्या है? आ नहीं, ओ, हर्षई, हर्षऊ और री छोड़ के तो क्या बचा आपका? आ बचा। दीर्घई, दीर्घु, ए, ओ, औ। ये सारा 7 जो बचा आपका दीर्घ स्वर है। तो बोलेंगे भैया आप स्वर वर्ण 11 बताए थे, 2 गो में आपका खत्म हो गया है, 7 4 11 गो, तीसर का काहे लिखे हैं? क्या पूछेंगे कि भैया आप क्या किए थे? 11 गो स्वर बताए थे, पहला में आपका खत्म हो गया 4 गो, दूसरा में खत्म हो गया 7 गो, 11 गो खत्म, तो तीसर का काहे बता रहे हैं? तीसर का काहे बता रहे हैं? तो क्या होता है? प्लुत स्वर। क्या होता है?
प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है? संस्कृत में प्लुत स्वर माना जाता है, हिंदी में आपका प्लुत स्वर नहीं है। लेकिन मैं आपको यहीं भी बता देता हूं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत आपका हिंदी में भी लिखाया जाता है, लेकिन माना संस्कृत में जाता है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में जो है, इसका जो है उपयोग हिंदी में बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यह एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, जैसे ओम, जैसे ओम। अब एक चीज देखिएगा, ये ओम यहां पे लिखा हुआ है, कैसे है? ओम, या फिर आप ऐसे ओम, या अब देखिए ओ, ये आप समझ पा रहे होंगे, ये आपको जैसे एस आकार के जो वर्ण दिखते होंगे, वो आपको दिखने को संस्कृत में मिलते होंगे। ठीक है, किस में दिखने को मिलते होंगे? संस्कृत में। तो इसीलिए दीर्घ स्वर का जो है उच्चारण, ये आपका, ये सिर्फ नहीं है, ये पूरा आपका क्या है? दीर्घ स्वर है, ये पूरा ओम, ये पूरा आपका प्लुत स्वर है, सॉरी प्लुत स्वर है। क्या है? प्लुत स्वर है आपका ओम, ये क्या है? प्लुत स्वर है। चलिए, आई होप आपको यहाँ स्वर का भी ये 3 भेद कंप्लीट हो गया होगा, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। जिसमें सबसे कम समय भी लगे, जिसमें एक मात्रा हो, उसे एक मात्रिक स्वर या हर्ष स्वर, जिसमें 2 मात्रा हो, यानी जिसमें हर्ष स्वर से ज्यादा टाइम लगता है बोलने में, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें 2 मात्रा होती है, 7 गो इसमें और 4 गो इसमें, 11 गो खत्म। तीसरा प्लुत स्वर, जिसमें क्या होता है? प्लुत स्वर में आपका हो जाएगा, ये आपका हिंदी में है नहीं, संस्कृत में है, इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। आपका आगे बढ़ जाएंगे, अब हम लोग आ जाएंगे व्यंजन में। वर्ण, वर्ण के 2 प्रकार, उस 2 प्रकार में स्वर वर्ण के 3 प्रकार खत्म। अब आएंगे दूसरे प्रकार में व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितनी? 33। स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। इस 33 वाले को अब हम समझेंगे। हिंदी वर्ण वाला में ऐसे अक्षर जिसके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन के वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण के बाद क्या है? हिंदी वर्ण वाला में ऐसे अक्षर जिसके उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, यहाँ पूरा पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? पूरा पढ़ लीजिए। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब दूसरा, व्यंजन वर्ण अकेले बोले नहीं जा सकते, इससे स्वर की मदद लेनी ही पड़ेगी, स्वर की मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर इसको स्वर का मदद नहीं लेना पड़ता तो ये फिर क्या होता है? ये सारे स्वर में फिर हम इसको क्लासिफाई क्यों करते? क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। अब जैसे हम क बोलते हैं तो क के साथ अ भी आता है, आप बोल के देखिएगा, क, अ आता है, च आता है, तो उसी तरह ग, उसमें भी अ आएगा। क्या आएगा? आपका अ ऐड होता है। अब ये देखिए क हलंत, देखिए कहीं अगर आप व्याकरण रूप में लिखना चाहें, किसमें लिखना चाहें? व्याकरण रूप में लिखना चाहें तो लोग ऐसे लिखते हैं। ओहो, 4 बार लिखा जा रहा है। देखिए ये क हलन प्लस अ, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर क लिखाता है। ठीक है, क हलन, फिर उसी बार आपका ग हलंत ऐसे करने, और उसके बाद अ, ये क्या हो जाता है? ग। अच्छा, यही आप देखिएगा, ये जब ऐसे क हलंत में ऐसे यूज करते हैं ना, जैसे क हलंत य आ, अब एक देखिएगा, अब यहाँ पे हलंत मतलब ये आधा क हो जाता है, लिखते हैं ना हम लोग, कभी कभी लिखते हैं आधा क लिखते हैं, तो वो क्या होता है? ये हलंत का मतलब आधा, यानी इसके उच्चारण में अ की सहायता नहीं लेनी है। तो वही अगर हमको पूरा क बोलना है तो क्या होगा? हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो क्या होता है? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन का उच्चारण बोलने के दौरान हवा के गर्म में किसी ना किसी प्रकार की रुकावट होती है। अब देखिए, स्वर में क्या बताए थे आपको? स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, व्यंजन वर्ण में रुकावट होती है। चलिए आगे बताते हैं आपका व्यंजन वर्ण के भेद। अब व्यंजन वर्ण में अब देखिए आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप थोड़े अच्छे बच्चे हैं और अगर
अगले साल के क्वेश्चन पहले से ही देखना शुरू कर चुके हैं। हिंदी का क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये घोष, अघोष, इसके अलावा आप आगे भी देखिएगा अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारा आपको देखने को मिला होगा। क्या क्या करने को मिला होगा? देखने को मिला होगा। घोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, ये सारा क्या है? व्यंजन के टाइप है, व्यंजन वर्ण के प्रकार हैं। तो स्वर तंत्रियों को के उत्पन्न कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार हैं कौन? घोष एवं अघोष व्यंजन। तो इसमें क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती है और निश्वास वायु निकलते हैं, उसमें कंपन हो, निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण। इतना याद करने का माथा खराब हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, निम्न में कौन घोष है? तो ये वाला याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 ध्वनि घोष होता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम, वर्ग मतलब क्या कह रहे हैं? अगर क वर्ग की बात करें, अगर क वर्ग की बात करें तो इसमें आपका सब आ जाएगा। क्या आएगा? क आएगा, फिर ख आएगा, फिर ग भी आएगा, फिर घ भी आएगा और अंग भी आएगा। ठीक है, अब इसमें जब आएगा तो इसका आपका क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 ध्वनियां घोष होगी, यानी ये 3 जो है, ओहो, हाँ जी, ये जो 3 है आपकी क्या होगी? घोष वर्ण। क्या होगी? गौ, घ, अंगो। इसी तरह चौ छ जो में चौ और छ छोड़ के जौ, झ, इया, ये क्या हो जाएगी? आपकी घोष वर्ण होगी। क्या होगी? घोष। एवं जिसके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष कहेंगे। अब फिर से वही, प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां अघोष कहलाती है, यानी ये 2 आपका अघोष। क्या होगी आपका? ये शुरू का 2 गो अघोष कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? पहला 2 आपका अघोष, उसके बाद 3 आपका क्या कहलाएगा? घोष वर्ण। अब एक चीज देख लीजिए, इसमें उल्टा हो रहा है। घोष में आपका 2 ही वर्ण है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, अघोष में आपका 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जिसमें 3 वर्ड लिखा हुआ है उसमें 2 गो, और जिसमें 2 गो लिखा हुआ है उसमें 3 गो, यानी घोष में अंतिम 3 आपका घोष और स्टार्टिंग का 2 अघोष कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए, आपका व्यंजन वर्ण। अब श्वास यानी प्राण की मात्रा के आधार पर ये 2 अल्प प्राण, महाप्राण। क्वेश्चन आपका 4 में 2 को यहां से फिक्स रखिए आप। निम्न में अल्प प्राण कौन है, निम्न में महाप्राण कौन है? तो क्या कहलाता है? श्वास यानी प्राण की मात्रा के आधार पर क्या कहलाता है? अल्प प्राण एवं महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या है? जिसके उच्चारण में सीमित वायु निकले, जिसके उच्चारण में सीमित वायु निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जिसके उच्चारण में सीमित वायु निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। ऐसी ध्वनियां हौर रहित होती है। इतना याद आपको नहीं करना है, लेकिन समझना सब कुछ है, समझना सब कुछ है। याद अगर आप थोड़ा क्यों अगर क्लासिफाई करना चाहें, क्योंकि देखिए अभी भले आपको ये काम उतना ना दे लेकिन आगे आपको आएगा। अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी एवं 5वीं ध्वनि अल्प प्राण कहलाती है। फिर से वही आ गया, क वर्ग का फिर से एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस बार चौ वर्ण का लेते हैं। किसका लेते हैं? चौ वर्ण का, चौ वर्ग का, चौ वर्ग का देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? चौ, छ, जौ, झ, व। अब ये देखिए, यहां से आप आ जाइए अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और 5वीं ध्वनि क्या होगी? अल्प प्राण, यानी ये पहली, ये तीसरी और ये 5वीं, ये क्या होगी? अल्प प्राण। अब महाप्राण क्या है? ये जो बच गया 2 को, जिसका उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ऐसे ध्वनि युक्त, इसे ही महाप्राण कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग की दूसरी एवं 5वीं ध्वनि महाप्राण कहलाती है। तो यहां समझ गए? घोष अंतिम 3, अघोष पहला 2, अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन? अल्प प्राण पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा और 5वां। महाप्राण दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण। आई होप आपको यहाँ पूरा व्यंजन वर्ण के प्रकार कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद ये पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे व्यंजन वर्ण में। स्वर वर्ण खत्म हो गया, व्यंजन वर्ण अब देखते हैं आप लोग। स्वर वर्ण आपका 11 बताए थे, अंग और आह क्या कहा गया वो भी हम अभी आपको बताएंगे। व्यंजन वर्ण वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले व्यंजन वर्ण की तरह हम लोग निकल चुके, व्यंजन वर्ण हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। व्यंजन वर्ण क वर्ग। देखिए वर्ग बोला जाए मतलब उसमें क ख ग में जो भी 5 लिखते हैं वो पूरा, जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंगवा,
क ख ग घ अंग, उसके बाद च वर्ग च छ ज झ उआ, ट ठ ड ढ न, त थ द न, आपका प वर्ग, ये भी पूरा 5। उसके बाद 25 खत्म हो गया, 33 बोले थे, यानी 8 आएगा और, कितना आएगा? 8 आएगा और, तो वो क्या होगा? य र ल वो तालम से मूर्धन से दंस ह, यानी ये 8 आपका कितना कुल मिला के आपका होप ये 33 कंप्लीट हो गया है। कितना कंप्लीट हो गया है? 33 आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 33 व्यंजन वर्ण कंप्लीट हो गया है। अब ये बताते हैं कहाँ कहाँ से। अब इस 33 में एक चीज और देखिएगा बउआ, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, एक और क्लासिफिकेशन आ गया। यानी व्यंजन वर्ण में ही य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन दे देगा य ल व क, तो क में आंसर मार दीजिएगा सीधा। क्या करेंगे? क में आंसर मार दीजिएगा डायरेक्ट। तो निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो क्या होगा आपका जितना भी ये वर्ग है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, वो सारा अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ कौन सा? नीचे वाला भी ऑप्शन आ सकता है, उसमें से आ सकता है। व्यंजन वर्ण में ही 2 कैटेगरी और डिवाइडेड है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व को कहते हैं, और उष्ण व्यंजन जिसे तालम स, मूर्धन स, दंस स, ह, इन चारों को उष्ण व्यंजन कहते हैं। 4 अंतस्थ 4 उष्ण, ये आपका व्यंजन वाला क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग अन्य वर्ण में। अन्य वर्ण क्या होता है? अंग और आह को आयोग वाह कहा जाता है। स्वर वर्ण में मैंने आपको बताया 11 है, लेकिन आपका वहीं पे एक डाउट क्लियर हुआ था कि भैया अंग और आह का क्या करेंगे? तो अंग और आह को आयोग वाह कहा जाता है। इसके अलावा विसर्ग भी होता है। क्या होता है? विसर्ग होता है हल्का उच्छ्वास। अनुस्वार ये नाक से उच्चारित शब्द है। क्या? अनुस्वार। और अनुनासिक ये क्या है? मुख और नाक से उच्चारण होता है अनुनासिक का। तो ये क्या है? विसर्ग है, अनुस्वार और अनुनासिक, ये 3 अलग कैटेगरी अंग और आह को आयोग वाह कहते हैं। आगे एक आखिरी हमारा बच गया है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन वैसा व्यंजन जो अन्य व्यंजनों से मिलकर बना हो। जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब ये भी किसका है? व्यंजन वर्ण का टाइप है। अब एक देख लीजिएगा, जब 2 अलग अलग व्यंजन संयुक्त होकर अपना रूप बदल लेते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, क, ख, ग, घ आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ भी आपको एक और डाउट हुआ होगा भैया 8 गो यहाँ खत्म हो गया, इसके आगे भी हम लोग को पापा मार मार के सिखाए थे, इसके आगे आपको क्या होता है? अक्ष होगा, त्र होगा, ज्ञ होगा, स्र होगा, 4 गो आप तो यहाँ डायरेक्ट उड़ा दिए। तो 4 गो कौन आता है? 4 का अलग कैटेगरी है जो कि होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। इन चारों का क्या है? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनी होती है। अब कैसे? ये होगा आपका अ, स, क। देखिए अक्ष, ये पूरा एक साथ पढ़िएगा, अक्ष, त, र, अ, त्र, ज्ञ, ज, य और अ, ज्ञ, स, र, अ, स्र। तो ये देखिए ये किन किन से मेल के बना है और क्या बना है, ये चारा आपको सामने दिया हुआ है। आप एक बार अगर चाहें तो अपना कॉपी में भी उतार सकते हैं। यहां तक आपका कंप्लीट क्लियर हो जाता है पूरा वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, अंतस्थ क्या होता है, उष्ण क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, आयोग वाह क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। कंप्लीट क्लियर हो गया है। अब यहां से आखिरी क्वेश्चन होता बनता है जो अंतिम में बनता है और हमेशा बनता है कि उच्चारण स्थान कहाँ है। अभी याद कर लेंगे हम लोग, इसी क्लास में याद कर लेंगे, और ये आपका एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद भी आपको याद ही रहेगा। अभी याद करेंगे, एग्जाम के तक ही नहीं, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उच्चारण स्थान हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग व्यंजन वर्ण का समझेंगे, स्वर वर्ण का हम लोग बाद में समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को याद करना है। तो देखेंगे कहा व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान। आप लोग बताए थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग बताए थे। 5 वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, आप ना ऐसे याद कर लीजिए। कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, ये आपका एक एक सीक्वेंस में बना हुआ है। यानी क वर्ग का उच्चारण कंठ, दूसरे का तालु, तीसरा ट वर्ग मूर्ध, प वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। यानी वर्ग मतलब ये पूरा 5 आपका सम्मिलित रूप से। ठीक है, कंठ से उच्चारण स्थान किसका है? क वर्ग का। तालब यानी तालु, मुंह के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं, उसे तालब से। मूर्ध क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, न आपका मूर्ध से होता है। दंत से त वर्ग और प वर्ग ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान है। इसके अलावा आपका क्या
अंतस्थ और उष्ण व्यंजन मैंने आपको बताया य र ल व इन सब का अलग अलग है, लेकिन इसी सीक्वेंस में मैंने आपको क्या याद करने बोला है, इस सीक्वेंस में आप ये याद कर लीजिए, बस सीक्वेंस में याद कर लीजिए क्या, कंठ, तालु, मूर्ध, दंत और ओष्ठ, ये सीक्वेंस में याद कर लीजिए। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये पूरा आपका एक सीक्वेंस में। अब ये सीक्वेंस देखिए आपका यहाँ हेल्प करेगा जब आप अंतस्थ और उष्ण याद बताएंगे, क्या करेंगे, अंतस्थ और उष्ण बताएंगे। अब इसमें क्या है, कंठ और ओष्ठ, इसको भूल जाना है। बीच का 3 हमने याद किया, तालु मूर्ध दंत, तालु मूर्ध दंत, देखिए तालव्य मूर्ध और दंत, ये पहला 3 आपको याद हो गया। य र ल, य र ल, वो को छोड़ देना है, अभी वो को छोड़ देना है, इसे बंद कर लीजिए। क्या करना है, इसे बंद कर लीजिए पहले एकदम, इससे पहले एकदम बंद कर लीजिए। हाँ, ये दोनों को बंद कर लीजिए पहले। तालु मूर्ध दंत यानी कंठ को अभी छोड़ देना है, तालव मूर्ध और दंत, तो क्या होगा, य र ल, वो अभी छोड़ देना है। तालम स मूर्धन सो दंत सो, यानी ये तो आपका सीधा है, तालम सो मूर्धन सो और दंत सो, हम लोग शुरू से याद क्यों, क्योंकि उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है। अब एक चीज और, ये जो लास्ट में 2 बचा है आपका वो और ह, इसका उच्चारण क्या है, वो का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, वो का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तालव्य मूर्ध दंत और ओष्ठ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, तालव्य मूर्ध दंत और यहाँ पे ओष्ठ ना होके कंठ है, स्टार्टिंग वाला क्या है आपका कंठ है। और आई होप ये आपका कंप्लीट व्यंजन क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट व्यंजन आपका यहाँ से क्लियर हो गया है कि कहां से उच्चारण स्थान क्या है, किसका क्या आपका है। चलिए ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान। स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख लीजिए, अ वाला का अ आ का कंठ, ई का तालु। अब यहाँ देखिए वो वाला सिस्टम नहीं चलता है, दंत इसमें नहीं है, उ ओष्ठ, दंत आपका सिर्फ री में है, दंत आपका सिर्फ री में है, दंत आपका किस में है, री में है, री में आपका दंत है। अब देखिए 2 अब मिलके बना है, देखिए अब एक चीज देखिए, कंठ है ओ, तालु, फिर मूर्ध नहीं है आपका, क्या है कंठ तालु मूर्ध नहीं है, डायरेक्ट आपका ओष्ठ है, तो ओ आ कंठ और हर्षई दीर्घई तालव्य, ओष्ठ आपका हर्षऊ दीर्घो, री का दंत, ए का कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य, ए कंठ तालव्य, ओ कंठोष्ठ, किसने कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। अब देखिए नासिक, अब देखिए अनुस्वार और अंग और अह जो बच गया है आपका नासिक और दूसरा क्या है कंठ से, नासिक और कंठ से। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पूरा आप कंप्लीट हो सकता है। यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालव्य, उ का ओष्ठ और उसके बाद दंत, फिर कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ और नासिक और कंठ, ये आपका पूरा कंप्लीट उच्चारण स्थान है स्वर वर्ण का, व्यंजन वर्ण का। और उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। एक भी क्वेश्चन आज के इस सेशन से बाहर नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड व्याकरण वर्ण से आते हैं वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एक भी क्वेश्चन ना इससे बाहर जाएगा ना इसके अंदर, तो ठीक है। तो एक एक चीज यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जैसे कि अगर हमसे जुड़े होंगे हमेशा से, तो आपको पता होगा रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा विगत 17 सालों से आपके लिटरेचर पेपर के लिए, चाहे वो इंग्लिश, संस्कृत या हिंदी हो, इन तीनों पेपर में आपके लिए सबसे अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, जिसमें आपको गोधुली मिल जाएगा, वर्णिका मिल जाएगा, संस्कृत का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा। संस्कृत और इंग्लिश में आपका जो भी स्टोरी है या फिर जो भी चीज है या फिर जो भी श्लोक है या फिर जो भी आपका पोएट्री है, उन सभी का, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, उन सभी का नीचे आपको हिंदी में रूपांतरण मिल जाएगा। इसके साथ ही इन सभी का बिल्कुल आपके अपने शब्दों में, ताकि सभी पोएट्री एवं प्रोज को आप अच्छे समझ पाए, सभी गद्य एवं पद्य को अच्छे समझ पाए, समझाने के साथ आपके जो भी बिहार बोर्ड से ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो खास विशेषज्ञों द्वारा हमारे द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, इसके अलावा आपके जो बीटीबीसी बुक के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी का आइडियल आंसर आपको उसमें मिलने जा रहा है। क्लास 11th एवं 10th के लिए भी हमारा कैप्टन रेनबो एवं कैप्टन दिगंत आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो हमारा 2026 का भी क्वेश्चन बैंक मिल चुका है, ऑलरेडी निकल चुका है। इसके अलावा क्रैश कोर्स जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों के लिए आपको इसमें
मिलते हैं। तो ठीक है, आज के इस सेशन में आपका ये कंप्लीट बुक इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट आप जा सकते हैं roshnipublication.com पे। इसके अलावा हमारे साथ फ्लिपकार्ट एवं अमेजोन पर भी आपको ये बुक मिल जाएगी, एवं बिहार के किसी भी जिले से हो आपके नजदीकी बुक स्टोर पर ये बुक जरूर उपलब्ध होगी। कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का हमारा ये बुक, जो भी आपका गोधुली है, चाहे रेनबो है, वर्णिका है, वो सभी बुक आपको मिलने जा रही है। आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।